गाइस इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, ये क्लास वो चैप्टर नंबर 4 होगा हमारा। इससे पहले हम लोगों ने लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, और प्लांट किंगडम बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा इस यूनिट का लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी या फिर क्लास 12 का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बीच में एक शेड्यूल थोड़ा सा था मेरा बीच में, तो उसकी वजह से मैं वीडियो लेक्चर डाल नहीं पाया। तो अब मैं रेगुलर डालूंगा, मतलब गैप नहीं आएगा, विद इन 1 डेज या फिर आपको लेक्चर मिल जाएगा। और आपका काम क्या है कि आप इन लेक्चर को एक्सेस करो अच्छे तरीके से, बार बार इनके ऊपर जो रिवाज करोगे तो क्या होगा कि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होंगी। और PYQ या फिर आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या कहीं भी क्वेश्चंस लगा रहे हो सेक्शन वाइज या फिर चैप्टर वाइज, अभी तो आप चैप्टर वाइज ही करो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पूरा पूरा क्वेश्चन आपको फंसेगा एनसीईआरटी का। दूसरी बात, अभी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पे कि एनटीए ने भी कुछ सिलेबस का या अपने उसके टफनेस या फिर ईजीनेस के रिगार्डिंग कुछ अपनी नोटिस जारी की थी। तो मैं आपको इतना कहूँगा कि देखो, ऐसा है कि पेपर जो 25 में बन चुका है उससे एनटीए ने काफ़ी सीख मिली है कि 525 520 भी कट ऑफ जा सकता है, 525 कट ऑफ जा सकता है। तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है कि कोई पेपर ना सॉल्व कर पाए। तो मतलब अगर जो पेपर लीक भी हो रहा है तब भी कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर इससे और बेहतर क्या हो सकता है उसके लिए। तो अभी तो वो सेफ जोन खेलेगा, मतलब 26 का जो पेपर रहेगा वो वैसे ही रहेगा जैसे 25 का पेपर रहा है। तो आप लोग उसी हिसाब से अपना एक टफनेस लेवल भी अपना मेंटेन करके चलो, और टफनेस लेवल को ही आप लोग प्रायोरिटी दो। ये सारी चीज़ें आप करो, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 26 में। होप कि आपके लिए 26 बहुत अच्छा जाएगा। और अगर जो कुछ मार्क्स से आपका इस बार नहीं हो पाया है, लाइक आपने 500 मार्क्स अचीव कर लिए हैं या 490 या 470 के आसपास मार्क्स आए हैं, तो ये ना मार्क्स बहुत अच्छे हैं। और होप कि नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे अपना एक मतलब एक अच्छी जो है वो मेंटेन करके चलो अपनी, ठीक है। मतलब चाहे इजी पेपर आए या फिर टफ पेपर आए, तो वो थोड़ा मेंटेन करके चलो तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। और बायो के लिए तो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ, साथ में फिजिक्स के लिए भी मैं कुछ करूँगा, जैसे कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस वगैरह हो गए, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बीच बीच में डालता रहूँगा इसमें, कि आप ये देखो, जैसे जेईई मेंस का 2020 का या 21 का या 22 का 23 का 24 का 25 का पेपर वगैरह हम लोगों ने सॉल्व करवा दी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना। और वहीं से सब कुछ फ्रेम होना है, क्योंकि फिजिक्स की कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होती, बस ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देते वो लोग हैं, कॉन्सेप्ट तो वही रहती है ना, ये चीज़ है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सिंगल पॉइंट, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। ठीक है, ये बात कोई खास नहीं है। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। यहाँ पे लिखा है कि ओवर लगभग 1 मिलियन से, मतलब 10 लाख, लगभग 10 लाख के ऊपर अभी तक एनिमल की स्पीसीज यहाँ पे डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मिलियन से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम एट मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन, हम लोग चैप्टर जब लिविंग बर्ड कर रहे थे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टम पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। यहाँ पे न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज के बारे में भी बताने के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिस फॉर ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, आधार क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। In spite of difference in structure and form of a different animal, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system। तो यहाँ पे लिखा है कि in spite of difference in structure and form of different animal, मतलब कहने का कि डिफरेंस स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फॉर्म है एनिमल की, डिफरेंट एनिमल की, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, लाइक आपका अरेंजमेंट ऑफ सेल हो गया, बॉडी सिमेट्री हो गई, नेचर ऑफ सीलोम हो गया, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे हम लोग एनिमल को डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा आर एच व्हिटेकर साहब कर चुके हैं। हालांकि लीनियस के समय में सब चीज़ें नहीं थी जब उन्होंने 2 किंगडम दिया था, बट यहाँ पे ऐसा यहाँ पे बताया गया है। दीज फीचर आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड हियर। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स को इसमें से डिस्कस किया गया है, और ऐसा करने से एनिमल क्लासिफिकेशन में बहुत मदद मिल जाती है, ऐसा कहना है इनकी इस लाइन का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं कि ये सेल लेवल का है, सेलुलर लेवल का है, या ये टिश्यू लेवल का है, या फिर ऑर्गन लेवल का है। तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेवल ऑफ, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, ये हम लोग सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं।
जितने भी एनिमिलिया के मेंबर हैं सारे मल्टी सेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे लिखा है कि हालांकि सभी एनिमिलिया के मेंबर जो है मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन उनमें से सभी जो है सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये बात इनका यहाँ पे बोली गई है, ये बात यहाँ पे कही गई है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेज, स्पॉन्ज की बात करें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे चलने लगे। द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दे एक्सपेक्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज जो है यहाँ पे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शो कर रहा है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी अकर अमंग द सेल। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर कौन यहाँ पे शो कर रहा है, वो यहाँ पे सेल शो कर रही हैं। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हर सेल अपना अपना कोई, मतलब कुछ सेल ऐसी हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं यहाँ पे हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर ये चीज़ हो गई। ठीक है। इन सीलेंटेट, आप देखो सीलेंटेट की बात करें, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो सीलेंटेटा है, यहाँ पे जो सेल्स का अरेंजमेंट है ये कॉम्प्लेक्स है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। यहाँ पे जो स्पॉन्ज में होता है, जो सेल्स होती हैं ये टिश्यू में मतलब अरेंज हो जाती है यहाँ पे। हेंस इस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। आई स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टिश्यू लेवल, समझ में आ गया कहाँ पे है। टिश्यू लेवल यहाँ पे है स्पॉन्ज के केस में, जबकि सेलुलर लेवल हमारा जो है ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, सीलेंटेटा में मिलेगा, आपको टिनोफोरा में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका टिश्यू लेवल हो जाएगा। अब हम लोग ऑर्गन लेवल की बात करते हैं। ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड मोर अदर हायर फाइलम वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड इनटू टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गन जो लेवल होता है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद के जितने मेंबर होते हैं, लाइक हमारा स्केलेमिन्थेस हो गया, लाइक हमारा एनिलीड हो गया है, और कॉर्डेट वगैरह या आर्थ्रोपोड, मोलस्क, काइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे इसमें आपको ऑर्गन लेवल का मिलेगा। मतलब वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में जितने फाइला होंगे सब में क्या होगा, ऑर्गन लेवल होगा। और ये अपने आप में बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे यहाँ पे ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो जो ऑर्गन होते हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एकाइनोडर्म्स, ठीक है, कॉर्डेट, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ई सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि यहाँ पे ऑर्गन अब जो है अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक जैसे कि हमारे में हैंड हो गया तो ये पकड़ने का काम करता है, या किसी को बीट मारने का काम करता है, कुछ भी काम, मतलब बहुत सारे काम ये करता है। जैसे आँख हो गया, नोज हो गया, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग अपना काम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगला, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। अगला यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे लिखा ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेंगी अभी जब आप लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस है ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन सिस्टम में भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी मतलब विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल इसमें माउथ और एनस दोनों होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जीव जंतु, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो इनके अंदर केवल एक ओपनिंग मिलती है, दैट इज वही आपका माउथ और वही आपकी एनस की तरह सर्व करता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी फ्लैट वर्म्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ये है, इसको ऐसी वाली जो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही ओपनिंग है। दो ओपनिंग होगी तो उसको हम लोग कंप्लीट बोलेंगे। यहाँ पे आगे वही बात लिखी, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें दोनों ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आप टू टाइप। अब आप बात कर ले यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें भी देखो कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है। एक को हम लोग ओपन टाइप कहेंगे, दूसरा हम लोग क्लोज टाइप कहेंगे। अब ओपन टाइप क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथड इन इट। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, और ये डायरेक्टली लाइन आपसे पूछी जा सकती है ओपन टाइप के बारे में। डायरेक्टली इसमें जो होते हैं, मान लो हार्ट, हमारा हार्ट का काम क्या करता है, या किसी का हार्ट काम क्या करता है, ब्लड को पंप करता है डिफरेंट ऑर्गन या सेल्स में। लेकिन ओपन टाइप में क्या हो, जैसे कि हमारे में है, तो हमारे में क्या होती है, आर्टरी और वेन्स होती हैं, मतलब कुछ नलिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में, धमनी और सिरा, वो क्या करती हैं डिफरेंट ऑर्गन को या फिर टिश्यू को
ब्लड सप्लाई करती हैं, ये सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन इनके केस में क्या है, यहाँ पे है ओपन टाइप में, यहाँ से ब्लड तो निकलता है हार्ट से, लेकिन ये क्या करती हैं कि ये ब्लड जो है ये सेल्स और इसमें जो टिश्यू होते हैं ये डायरेक्टली इसमें बात करते रहते हैं, मतलब नहाते रहते हैं, ऐसा मतलब आप इसको, मतलब इसमें कोई आर्टरी और वेंस यहाँ पे नहीं होती है ओपन टाइप में। एग्जाम्पल के लिए ओपन टाइप आप देखोगे तो आपको आर्थ्रोपोडा मिल जाएगा, मोलस्का मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लोज टाइप तो बताना है नहीं, यहाँ पे इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर, ठीक, आर्टरी वेन कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो आर्टरी वेन कैपिलरीज हैं इनके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है टू द डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट टिश्यू हमारे जो होते हैं बॉडी के अंदर, और इनके जो डायमीटर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जब चैप्टर आएगा क्लास 11th में तो आप इसको पढ़ोगे भी। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में क्या यहाँ पे है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमेट्री। जैसे कि स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस आर मोस्टली यहाँ पे असिमेट्रिकल। तो स्पॉन्जेस, अगर जो आपसे कोई पूछे क्या सभी स्पॉन्जेस असिमेट्रिकल होती हैं तो नो, कुछ स्पॉन्जेस जो मोस्टली जो होती हैं कैसी होती हैं, असिमेट्रिकल होती। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हॉल। कहने का मतलब यहाँ पे है कि इनका कुछ बॉडी फिगर ऐसे होगा, मतलब इसको अगर जो आप ऐसे काटो तो ये किसी भी प्लेन से, मतलब कोई भी प्लेन ऐसा नहीं इसमें होता है इनकी बॉडी में जो कि इनको दो टुकड़ों में बराबर बांट दे, ठीक है। आगे यहाँ पे पढ़ो, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाल्फ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। मतलब अगर जो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है तो कोई भी प्लेन होगा, अगर जो वो सेंट्रल एक्सिस से बॉडी के पास कर रहा होगा तो उस बॉडी को वो दो टुकड़ों में बांट देगा, इसीलिए ऐसी सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेंटेटा, टीनोफोरा और इक्वानोडर्मेटा, तीन के एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं रेडियल सिमेट्री के। रेडियल सिमेट्री जो होती है गाइस, फिर से समझ लो कि ये जो होती है ये बॉडी को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। ये जो है आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग रेडियल सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसी को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बोल देते हैं प्लांट के केस में। रेडियल सिमेट्री मतलब जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, यही हमारा प्लांट के केस में होता है, ठीक है। चलो, एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, where the body can be divided into two identical left and right halves in only one plane। यहाँ पे बात समझो अच्छे तरीके से, डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन मिलता है पूरी बॉडी में जिससे हम लोग बॉडी को, शब्दों पे गौर करना, सिर्फ एक प्लेन मिलेगा जिससे पूरी बॉडी हमारी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमारी जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें किसी भी प्लेन से काटो बॉडी को तो वो बॉडी हमारी दो टुकड़ों में बट जाती है। मतलब एक कोई भी प्लेन हो, ध्यान देना, कोई भी प्लेन किसी भी प्लेन से, जैसे कि मान लो एक गोला है, ये पूरा गोला खींचा नहीं है, इसमें कोई भी प्लेन आप चूज कर लो इस टाइप से, बॉडी आपकी दो टुकड़ों में बट जाएगी। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री के केस में क्या होता है, मान लो सपोज दैट ये हमने मान लिया, ठीक है, ऐसे, तो इससे काटो ऐसे, नहीं सॉरी, यहाँ पे रुको एक मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आप देख सकते हो। ये देखो ये रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री में आप किसी भी सिमेट्री से काटो दो टुकड़ों में बॉडी बढ़ रही है। ये वाला फिगर डायरेक्ट नीट में आ चुका है और ये वाला फिगर भी डायरेक्ट नीट में आ चुका है। इसको बिच्छू चू मत समझ लेना, इस सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिया है बाइलेटरल सिमेट्री। इसको सिर्फ एक ही प्लेन दो टुकड़ों में काट सकता है, मतलब अगर जो सेंट्रल एक्सिस से काटा जाए तो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस से, तो ऐसा होता है यहाँ पे ये चीज़। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिप्लो ट्रिप्लो ब्लास्टिक, जो ब्लास्टिक होता है इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये सारे हमारे क्राइटेरिया होते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, दैट इज एक्सटर्नल जो होगी एक्टोडर्म और इंटरनल जो हमारी होगी वो एंडोडर्म, हेंस कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और इसके एग्जांपल है जैसे सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, ये सारे हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट की बात करें तो एसिलोमेट हमारा जो है वो पोरीफेरा यानी स्पॉन्ज हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एन अनडिफ्रेंशिएटेड, ध्यान देना शब्दों पे गौर करना, यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसी है, अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, मतलब ये बनी जरूर थी लेकिन इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, इसने कोई ऑर्गन नहीं बनाया, कोई टिश्यू नहीं बनाया। इस प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ध्यान देना शब्दों पे, ठीक है। मीजोग्लिया प्रेजेंट है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, कैसी है, अनडिफ्रेंशिएटेड है। दोज एनिमल, ध्यान देना, in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between ectoderm and endoderm are called triploblastic। ध्यान देना, ये प्लैटीहेलमिंथेस और
से लगा के कॉर्डेटा तक रहेगा। मतलब अगर जो एक्टो और एंडो के बीच में कोई तीसरी लेयर प्रेजेंट है दैट इज मीजोडर्म, तो उसको ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है आपकी। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सीलोम के बारे में, तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी आपको आएगी यहाँ पे। वैसे देख लो यहाँ पे ये चीज़ डिप्लो ट्रिप्लो, तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है, लेकिन कैसी अनडिफ्रेंशिएटेड है, डिफ्रेंशिएटेड तो है नहीं। अगर डिफ्रेंशिएटेड होती तो ये हमारी क्या होती, एक्टोडर्म बन मतलब मीजोडर्म बन जाती है, लेकिन अभी इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, मतलब ये कैसी है, अनडिफ्रेंशिएटेड है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम दिए हैं मीजोग्लिया, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, और ऐसे एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। यहाँ पे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे देखते हैं, सीलोम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, कैविटी मतलब कैविटी का मतलब गड्ढा टाइप का है ना, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ध्यान देना, बॉडी वॉल जो होती है हमारी, जैसे कि मान लो हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, सपोज दैट मान लेते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, बीच की ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इनके बीच में जो ये कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी है कि नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको अच्छे तरीके से। चलिए, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई, बॉडी कैविटी ध्यान देना, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। बॉडी कैविटी, ऐसी बॉडी कैविटी जो सीलोम से लाइन होती है, मीजोडर्म से जो लाइन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम, मतलब उसको सीलोम बोलते हैं हम लोग हैं, ध्यान देना। और ऐसे एनिमल जिनके पास सीलोम होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोमेट। मतलब बॉडी कैविटी जो कि हमारी मीजोडर्म से लाइन होती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को, बॉडी कैविटी जो हमारी मीजोडर्म से लाइन होती है उनको हम लोग सीलोम बोलते हैं, ऐसी बॉडी कैविटी को, और ऐसे एनिमल्स को हम लोग सीलोमेट बोलते हैं। चलिए, जैसे कि एनालीड हो गए, मोलस्क हो गए, आर्थ्रोपोड हो गए, काइनोडर्म हो गए, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट यहाँ पे हो गए, ये सीलोमेट हो गए हमारे। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी हमारी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है। इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे साफ साफ बात कही गई है कि ऐसी कुछ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, उसके अलावा मीजोडर्म जो होती है वो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ऐसे बॉडी कैविटी को हम लोग स्यूडोसीलोम बोलते हैं, ऐसी बॉडी कैविटी हमारी स्यूडोसीलोम कहलाती है। द एनिमल पजेजिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट, ऐसे एनिमल्स स्यूडोसीलोमेट कहलाते हैं। क्लियर हो गई। आगे जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया, एसके हेलमिंथीज का एग्जांपल यहाँ पे है, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। अब देखो सीलोमेट समझ गए होंगे कि बॉडी कैविटी अगर जो लाइन है हमारी मीजोडर्म से तो सीलोमेट होगा, अगर जो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट है तो स्यूडोसीलोम होगा, जैसे कि एग्जांपल यहाँ एसके हेलमिंथीज का। और द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, अब बॉडी कैविटी ही नहीं मिल रही यहाँ पे है, एब्सेंट है, तो ऐसे एनिमल्स हमारे एसिलोमेट कहलाएंगे, और एग्जाम्पल इसका जो है प्लेटी हेलमिंथीज हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, सीलोमेट का फिगर है ये, क्लियर, ये देखो ये मीजोडर्म है तुम्हारी, बी जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन है तो इसको सीलोम बोलेंगे हम लोग। यहाँ स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मीजोडर्म प्रेजेंट है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, एसके हेलमिंथीज एग्जाम्पल याद कर लेना, मीजोडर्म प्रेजेंट है तो ये सीलोमेट होंगे। यहाँ पे आ जाओ, बॉडी कैविटी मतलब यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, कैविटी एब्सेंट यहाँ पे है, तो क्या कहलाएंगे ये लोग, एसिलोमेट कहेंगे। और एग्जाम्पल क्या होंगे एसिलोमेट के, प्लेटी हेलमिंथीज और पोरीफेरा, दो एग्जाम्पल याद कर लेना, पोरीफेरा में भी ऐसा होता है और प्लेटी हेलमिंथीज, दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है इसके एसिलोमेट के। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया है, उनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग पूरे लेक्चर पे आएंगे। नोटो सेगमेंटेशन की बात करें, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेना इज मेटामेरिज्म। देखो एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। यहाँ पे कुछ ऑर्गन में अगर जो एक्सटर्नली और मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन जो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल रिपीटेशन मतलब मिल रहा है, सीरियल मतलब एक क्रम के हिसाब से, तो उनको हम लोग बोलेंगे
मेरीन सेगमेंटेशन, ध्यान देना सेगमेंटेशन ऐसा मेटामेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ अर्थवॉर्म दिया है, लेकिन मैं आपको 2 एग्जाम्पल और साथ में बता दूँ, मतलब एनिलीडा, ठीक है, मेटामेरिक की बात करें तो मेटामेरिज्म जो होगा आपका एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में याद कर, मतलब ये होगा CA² इसका कोड है। मतलब यहाँ पे एनिलीडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया और कॉर्डेटा, 3 जगह आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। मोलस्का में बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी ने खुद इस बात को स्पष्टीकरण दिया है कि जो मोलस्का होगा वो अनसेगमेंटेड होगा। ठीक, नोटोकॉर्ड की बात करें, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो कैसी डेरिवेशन उसका होता है, तो मीजोडर्मली। डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड, ध्यान देना इसका लोकेशन डॉर्सल साइड में होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, सभी में नहीं, सम एनिमल में जो है रॉड लाइक होती है। और मीजोडर्मली जो है डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। बात समझ में आ गई होगी। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट, मतलब ऐसे एनिमल जो नोटोकॉर्ड में होती है उनको हम लोग कॉर्डेट बोलते हैं। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट, और ऐसे एनिमल जिनमें ये नहीं होती तो उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, जैसे कि पोरीफेरा से लगा के एकाइनोडर्मेटा तक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट। बात क्लियर हो गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे चल रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब ये जो है पूरा एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से, यहाँ पे कुछ बताना है नहीं, वही जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की यहाँ पे है। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। ये ध्यान देना है कि यही फिगर सेम उठ के इसका कुछ पार्ट उठा के आपसे नीट में पूछा जा सकता है, तो ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से, वैसे है बहुत आसान क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा हमारा, पोरीफेरा एग्जाम्पल इसका होगा। सेलुलर लेवल कहाँ मिलता है, पोरीफेरा, मोस्टली एसिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी एसिलुमेट, अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, एसिलुमेट लाइन में नहीं दिया है, लाइन में सिर्फ एसिलुमेट किसको बोला गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस को, लेकिन यहाँ देखो क्लियर कर दिया है एसिलुमेट आपका पोरीफेरेंस है। एग्जाम्पल आपका पोरीफेरेंस हो गया। अगर जो हमारे टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होगा तो रेडियल सिमेट्री होगी या बायलेटरल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री की बात करें एसिलुमेट है, तो एसिलुमेट के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, दैट इज सिलेंटेटा और टीनोफोरा। तो इसका मतलब एसिलुमेट के एग्जाम्पल कितने हो रहे हैं, अब ध्यान देना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एसिलुमेट के लाइन में आपको जब पढ़ेंगे, अभी जब टेक्स्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, वहाँ भी आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है, इस फिगर से सारी बातें क्लियर कर रहा है ये। एसिलुमेट में आपके पोरीफेरा हो गए, सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, ये सारी एग्जाम्पल आपको एसिलुमेट में मिल जाएंगे। इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री की बात करें, देखो ये सारे रेडियल सिमेट्री भी शो कर रहे हैं, ध्यान देना, एसिलुमेट तो है लेकिन साथ में आपके कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री। क्लियर है, क्वेश्चन जो पूछेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। बायलेटरल विदाउट बॉडी कैविटी यानी एसिलुमेट, एसिलुमेट विदाउट बॉडी कैविटी एसिलुमेट, एग्जाम्पल यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ एक और एसिलुमेट का एग्जाम्पल आपको मिल चुका है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। विद फॉल्स सीलोम, यानी फॉल्स सीलोम को ही दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम बोलते हैं। फॉल्स सीलोम बोले, स्यूडोसीलोम बात एक ही है। एग्जाम्पल आपको स्केलेमेंथेस मिला। विद ट्रू सीलोम यानी कि सीलोमेट, तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल आपको एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्टा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं मिलेंगी, कुछ लाइन में नहीं मिलेगी, लेकिन इस वाली फिगर को एनालाइज करोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको मोस्टली एसिमेट्रिकल मिल गया, एसिलुमेट के बारे में मिल गया, एसिलुमेट के आपको कई एग्जाम्पल मिल गए, यहाँ पे देख लो ध्यान से, एक तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सारे एसिलुमेट के एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं यहाँ पे हैं। क्लियर हो गई बात करें तो रेडियल सिमेट्री एसिलुमेट 2 एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल एसिलुमेट एक एग्जाम्पल मिल रहा है, पोरीफेरा मिल रहा है। सीडोसीलोम या फॉल्स सीलोम की बात करें तो एस्केलेमेंथेस मिल रहा है, और एसिलुमेट यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस एक और आपको मिल चुका है। क्लियर है गाइस, ये लेक्चर आज वाइंड अप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा से। क्लियर हो गई, और हाँ आपका काम क्या है, ये फिगर की इंपॉर्टेंस समझो, इस फिगर को आपको एक बार अच्छे तरीके से अपनी तरफ से इसको आप इसमें कॉपी पे ड्रा करो, और कॉपी पे ड्रा करके इस चीज़ को बार बार अपना लिखो, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो पोरीफेरा से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे एनिमल किंगडम। पहले इनको इन्वर्टिब्रेट पढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉर्डेट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए।